Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pharmaceutical legislation in India part first. So let's start. अपन जब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया की बात करेंगे तो ये जूरिस्प्रूडेंस का एक चैप्टर है जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एट लास्ट सम एमसीयूज। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो फार्मास्यूटिक्स है, जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ है जो जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है जो कि डिप्लोमा एंड बी फार्म 5th सेमेस्टर के अंदर है उसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन जूरिस्प्रूडेंस की बात करें कि भाई जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो सबसे पहले जैसे जूरिस्प्रूडेंस है तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स विच इज जूरिस एंड प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंसिया यानी कि नॉलेज, यानी कि बेसिकली द नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि जो भी कानून की जो नॉलेज है, कानून का जो ज्ञान है कि भाई ये चीज है जो इथिकल है करना, ये चीज इलीगल है, अगर आप ये चीज करेंगे तो आपको पनिशमेंट के रूप में कुछ सजा मिल सकती है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन पढ़ेंगे। अब जैसे अगर मैं बात कर दूं कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो भाई फार्मेसी के अंदर जो भी कानून है, आप किस तरीके से माल बेच सकते हैं, किस तरीके से आपको कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से आप प्रोफेशन में अपने रेगुलेट करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो रेगुलेशन के रूप में आती हैं, this is pharmaceutical jurisprudence. So it concerns with the application of pharmaceutical knowledge to legal problems. It is also concerned with the law related to drug, medicines, cosmetic, pharmacy and pharmaceutical profession. यानी कि बेसिकली अगर अपन बात करें कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो ये लॉ है, ये भी कानून है जो कि फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उसकी जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उसके उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, किस किस चीज़ के अंदर अपन किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, अगर उसको बेचना है तो किस तरीके से बेचना होगा, प्रोफेशन के अंदर अपने को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसके साथ ही मेडिसिन के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में और फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन के बारे में भी ये चीज़ें बताता है कि इस तरीके से आप, जैसे डिग्री की भी बात है तो डिग्री कौन कौन ले सकता है, डिग्री के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, प्रोफेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आती हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेशन की। अब लेजिस्लेशन की बात करूं तो इसका मतलब भी भाई लॉ ही है कि भाई जो भी लॉ लिखा गया है इनके लिए। बट अगर मैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की बात कर रही हूँ, जूरिस्प्रूडेंस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ें आई कहाँ से? तो बेसिकली जैसे अगर अपन बहुत पुराने एरा में जाते हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चलता था और एलोपैथी का प्रचलन नहीं था, तब क्या था कि जब ट्रीटमेंट किया जाता था तो ट्रीटमेंट से कुछ लोग या तो बच जाते थे या फिर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाते थे। बट एक डोज, एक एक्यूरेसी, एक फॉर्मुलेशन, ये जब चीज़ें आई एज एलोपैथी, तो वहाँ पे ये कंसर्न था कि जो भी अपन ले रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये इसकी क्वालिटी वो मेंटेन है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, एक कानून बनाया गया इंडिया के अंदर, उसके अंदर कुछ मेन क्राइटेरिया या मेन जो पर्पस थे वो ये थे कि जो भी पेशेंट को अपन दे रहे हैं दवाई, जैसे सपोज अपन बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दे रहे हैं, तो भाई वो पैरासीटामोल ही है ना, सो पेशेंट रिसीव द एग्जैक्ट ड्रग। दूसरा, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जैसे कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की आती है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ कंटामिनेट करते हुए उसकी जो ऑफिशियल एपीआई है उसकी क्वांटिटी कम कर दी और बाकी दूसरे अदर एक्सीपिएंट इसके अंदर फिल कर दिए प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, तो नहीं, जो ड्रग है एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से ही प्रोवाइड की जा रही है। इट शुड बी टेस्टेड, यानी कि जो भी इसके इवोल्यूशन पैरामीटर्स हैं कि कितना इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होना चाहिए, डिसोल्यूशन क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें इस पर टेस्ट की जा रही हैं। एट लास्ट, इवोल्यूशन फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, यानी कि जो अपन ले रहे हैं मेडिसिन वो सेफ है, टॉक्सिक तो नहीं है, बॉडी को हार्मफुल तो नहीं करेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए बेसिकली कानून बनाया गया है फार्मास्यूटिक्स के लिए, जिसे अपन कहते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, या बेसिकली जो लेजिस्लेशन हैं इंडिया के फार्मास्यूटिकल के प्रति वो सारे के सारे क्रिएट किए गए। सब चीज़ें, इनका जो ओरिजिन है या जो नेचर है, जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, यानी कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो एलोपैथी मेडिसिन हैं या फॉर्मुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन हैं, सबसे पहले इंडिया के अंदर कहाँ स्टार्ट हुई। तो अगर अपन ईयर वाइज बात करें तो 1811 के अंदर जो मिस्टर बैथगेट थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने एक फर्स्ट केमिस्ट शॉप, यानी इंडिया में एक फर्स्ट केमिस्ट शॉप लगाई थी कलकत्ता के अंदर। और साथ ही साथ ही मैन्युफैक्चर टिंचर एंड स्पिरिट इन 1910, यानी कि 1910 के अंदर उन्होंने टिंचर और स्पिरिट का भी मैन्युफैक्चरिंग किया था। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब फर्स्ट केमिस्ट शॉप है जो किसने लगाई थी, तो बैथगेट ने लगाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर भी थे और ये कलकत्ता के अंदर थी। फिर 1821 की अगर बात करें तो मिस्टर स्मिथ स्टेट आए थे, उन्होंने एपोथेकेरी शॉप बनाई है। एपोथेकेरी शॉप यानी कि जहाँ पे मेडिसिन को बनाया भी जाता है, डिस्पेंस भी किया जाता है और अपन ये कह सकते हैं कि बेचते भी हैं। तो उन्होंने 1821 के अंदर एक तरीके की एपोथेकेरी शॉप क्रिएट की थी और 1918 के अंदर उन्होंने जो प्योर एल्कलॉइड है स्ट्राइकिन, उसको भी मैन्युफैक्चर किया था। फिर 1901 के अंदर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय,
कलकत्ता के अंदर उन्होंने एक बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी एस्टैब्लिश किया। फिर 1903 यानी कि 1903 के अंदर जो प्रोफेसर टी के गज्जर हैं, उन्होंने 2 कंपनियां एस्टैब्लिश की थी। एक तो स्मॉल फैक्ट्री एट पेरल मुंबई, वहाँ पे उन्होंने एक स्मॉल फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। और 1907 के अंदर उन्होंने एलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड एट बड़ौदा, यानी कि बड़ौदा के अंदर उन्होंने एक एलेम्बिक कंपनी केमिकल वर्क्स है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो वहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश की। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो एलोपैथी फॉर्मुलेशंस हैं, उसका जो एरा है वो बेसिकली 1811 से ही शुरू हो गया था, जब सबसे पहली केमिस्ट शॉप खोली गई बाय मिस्टर बैथगेट। बात करते हैं कि ये सब चीजें जो रेगुलेट करता है, यानी कि अपन ये तो कह दिया कि भाई सबसे पहली मेडिकल शॉप ये लेकर आए थे, और जो लेजिस्लेशंस हैं, जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, उनका मेन काम ये है कि जो ड्रग की सेफ्टी चेक करना, ड्रग सही है या नहीं है वो चेक करना, ड्रग को बेच कौन रहा है वो सब चेक करना। बट इन इंडिया ये सब चीजें चेक करेगा कौन? तो उनके आधार पर गवर्नमेंट ने कुछ कमिटीज क्रिएट की। कमिटीज के अंदर उनका कुछ काम था, और साथ ही साथ कुछ रिकमेंडेशन थी सरकार के प्रति कि भाई आपको ये चीज़ें इसके अंदर करवानी चाहिए, ताकि जो मेडिसिन है वो सेफली है, जो कि ह्यूमन बींग को प्रोवाइड हो सके, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी अपन मेंटेन कर सके। तो जो सबसे पहली कंपनी आई थी वो आई थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, DEC, जिसे चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर चोपड़ा है वो चेयरमैन थे इस कंपनी के, वो इस कंपनी को या इस कमेटी को स्टार्ट किया था। सो चेयरमैन इज आर एन चोपड़ा सर है जो कि इसके चेयरमैन थे, एंड डॉक्टर बी मुखर्जी द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ दैट कमिटी, यानी कि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे बी मुखर्जी थे ड्रग इंक्वायरी कमेटी के। फंक्शन की बात करें कि जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है उनके काम क्या थे उस वक्त, तो आइडेंटिफाई द क्वालिटी क्वांटिटी of impure drugs imported, manufactured और sold in British India as per the BP। यानी कि जब इंडियन फार्माकोपिया आई उससे पहले जो भी मेडिसिन से एलोपैथी आती थी वो ब्रिटिशियन थी सारी की सारी, तो वो जो भी आ रही हैं तो क्या वो इंफीरियर क्वालिटी की तो नहीं है, उनकी सारी क्वालिटी चेक करना, क्वांटिटी चेक करना, आप जो भी ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हो वो इम्प्योर तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी किस तरीके से हुई है, सारी की सारी चीज़ें चेक करने का काम जो था वो ड्रग इंक्वायरी कमेटी का था। फिर बात करते हैं इंक्वायरी द लेजिस्लेशन दैट अलाउ ओनली क्वालिफाइड पर्सन टू असेस द फार्मेसी प्रोफेशन। साथ ही साथ उनका एक काम ये भी था कि जो भी एक तरीके से जो मेडिसिन बना रहा है या मेडिसिन बेच रहा है वो पूरा का पूरा एक फार्मासिस्ट हो या फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन ही हो, क्वालिफाइड पर्सन हो। ऐसा नहीं कि कोई भी उस मेडिसिन को बेच रहा है या उसको फॉर्मुलेट कर रहा है। इससे ऑब्वियस है कि जिस पर्सन को नॉलेज नहीं है वो अगर उस तरीके की मेडिसिन को क्रिएट करेगा या उस तरीके की मेडिसिन को सेल करेगा, तो ऑब्वियस है जो कि एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे और जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। रिकमेंडेशंस की, यानी कि जो चोपड़ा कमेटी थी उन्होंने काफ़ी सारे सुझाव भी दिए इंडिया को, जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको, कि आपको ये चीज़ें भी फॉलो अप में लानी चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली जो उनको रिकमेंडेशंस थी वो ऐसी थी, ड्रग इंडस्ट्री शुड बी एस्टैब्लिश इन इंडिया, यानी कि एक ड्रग इंडस्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होनी चाहिए। A central legislation should be implemented either combined or individually as a drug and pharmacy act, यानी कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन, एक सेंट्रल कानून है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट के नाम पे, जो कि ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। An advisory board should be appointed by the central government to look the objective of the act and to give timely advice about the necessary amendments in the act to the government, यानी कि एक एडवाइजरी बोर्ड भी उनको लगाना चाहिए जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये भी बता सके कि जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो क्या हैं, साथ ही साथ टाइम के हिसाब से उसके अंदर अपने को क्या क्या अमेंडमेंट्स या क्या क्या है जो कि बदलाव करने चाहिए। All Indian states should have modern test laboratories and quality control laboratories to test and manage the quality of drugs and its products manufactured in pharmaceutical industry along with the drug imported, यानी कि जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं उन सब के अंदर जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं या कंट्रोल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो सारी होनी चाहिए, ताकि अपन किसी भी शहर के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर ड्रग्स की क्वालिटी की जांच करवा सकें, साथ ही साथ जो भी ड्रग अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में पूरी की पूरी सेफ्टी है जो कि चेक की जा सके। फिर एक कंपाइलेंस ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि जैसे कि एक तरीके की जो मोनोग्राफ है, एक तरीके की जो बुक है जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की थी, जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी ड्रग्स के बारे में मेंशन कर रखा था, वो उनकी सेफ्टी क्या है, उनका यूज़ क्या, उसी तरीके से एक इंडियन फार्माकोपिया एक बुक होनी चाहिए जिसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं APIs वो पूरा का पूरा मेंशन होना चाहिए विथ प्रोसीजर्स। Then setting up the course for training of pharmacist and prescribing minimum qualification for registration as a pharmacist, यानी कि एक फार्मेसी का एक कोर्स लेकर आना, उसके बारे में ट्रेनिंग की, इतनी ट्रेनिंग होगी, इतना एजुकेशन होगा, इस तरीके के जो क्वालिफाइड पर्सन हैं उन्हीं को रजिस्टर फार्मासिस्ट माना जाएगा, इस तरीके की सारी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं या जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर आना।
फिर उन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी प्रोप्राइटरी एंड पोटेंट मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, साथ ही साथ जो भी मेडिसिन अपन इंडिया में मंगा रहे हैं, इंडिया के अंदर अपन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि उन पर अपन कोई क्वालिटी का क्लेम करना है तो भी वो आसानी से कर सकें। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो रिकमेंडेशन थी, सुझाव थे, वो चोपड़ा कमेटी ने दिए थे। फिर चोपड़ा कमेटी के बाद आई बोहरा कमेटी। बोहरा कमेटी आई थी इन अक्टूबर 1943 और इसका एक दूसरा नाम भी था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। बोहरा कमेटी का नाम बोहरा कमेटी इसलिए पड़ा है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एज अ चेयरमैन सर जोसेफ बोहरे को इस कमेटी के अंदर रखा था। तो यानी कि जो चेयरमैन थे वो थे सर जोसेफ बोहरे। 1943 के अंदर ये जो कमेटी है वो बनी थी। इसकी भी कुछ रिकमेंडेशंस थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड प्रोविंशियल फार्मास्यूटिकल काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द फार्मास्यूटिकल ट्रेड, एजुकेशन एंड अदर फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट। यानी कि बेसिकली इनका ये सुझाव था कि आप एक इंडियन फार्मेसी काउंसिल बनाओ, साथ ही साथ जो भी काउंसिल्स है जिसमें फार्मास्यूटिकल ट्रेड किस तरीके से होनी चाहिए, एजुकेशन के अंदर क्या क्या है, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को देखनी है या क्या इंटरेस्ट है उसका, उसके बारे में अपने को ध्यान रखना चाहिए। देन स्टार्टिंग और रिवाइज कोर्स ऑफ स्टडी फॉर लाइसेंशिएट फार्मासिस्ट, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। यानी कि अपने को जो कोर्स स्टार्ट करने चाहिए जिसमें फार्मासिस्ट है जिसको लाइसेंस किस तरीके से मिल सकता है, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इस तरीके के कुछ कोर्सेज या ट्रेनिंग जो कि अपने को शुरू करने चाहिए। देन सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, साथ ही साथ जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज है जहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा सके एपीआई को, इस तरीके की जो लेबोरेटरीज हैं उनको एस्टेब्लिश करना चाहिए। रिजिड एनफोर्समेंट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 थ्रू आउट द कंट्री, साथ ही साथ जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है पूरे के पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर साथ ही साथ एनफोर्स किया जाए, अप्लाई किया जाए। फिर आई भाटिया कमेटी। भाटिया कमेटी इज बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943 अपॉइंटेड the Pharmaceutical Inquiry Committee under the chairmanship of Major General S.L. Bhatia to make a comprehensive inquiry into the working of pharmaceutical industry and to recommend what steps the government should take to establish it on sound lines in the interest of the country's health केयर डिलीवरी एंड इकोनॉमिक। यानी कि एक तरीके से भाटिया कमेटी 1943 में गवर्नमेंट के थ्रू आई थी, जिसके जो मेजर चेयरमैन थे वो थे मेजर जनरल एस.एल. भाटिया। इनका बेसिकली ये काम था कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर जो सरकार है वो क्या कर रही है उस चीज़ का है जो कि फॉलोअप लेना, साथ ही साथ जो हेल्थ केयर डिलीवरी है या जो इकोनॉमी है उसके अंदर ये जो सिस्टम है वो क्या कर सकता है। Then the committee submitted its report in June 1954 and most of its 12 recommended application implemented। यानी कि जो कमिटी है उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो जून 1954 के अंदर सबमिट की थी और उसके अंदर 212 रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी जो कि इम्प्लीमेंट कर दी गई। In 1959, the government of India appointed the Health Survey and Planning Committee under Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar and report submitted at October 1961। यानी कि इसके बाद 1959 के अंदर मुदेर कमेटी आई जिसका दूसरा नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी थी, जिसके जो बेसिकली चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदेलियर। और ये जो रिपोर्ट है इन्होंने भी एक तरीके की रिपोर्ट बनाई थी जो सबमिट हुई थी अक्टूबर 1961 के अंदर। यानी कि बेसिकली इन कमेटीज का काम ये था कि जो भी फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर ड्रग्स आ रही हैं, जो भी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, बिफोर जब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उनकी जो क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, ये सारी की सारी चीज़ें जांचना, साथ ही साथ इंडिया के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पे भी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करना, यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाना। बात करते हैं ड्रग बिल की। जो कमिटीज बनी थी, कमिटीज बनने के बाद भी जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स है वो प्रॉपरली है जो कि चेकआउट नहीं हो रहा था, तो जो पब्लिक है उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि ये जो कमिटीज हैं वो पूरा प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले पा रही हैं, तो आप इसका कुछ एक्ट भी क्रिएट कीजिए जहाँ पे अपन जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग है उनका जो सेफ्टी है, एफिकेसी है, कंट्रोल है, आसानी से कर सकें। तो इस दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक ड्रग बिल इंट्रोड्यूस किया 1937 के अंदर फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए उन्होंने एक एक्ट डाला या एक बिल इंट्रोड्यूस किया विच इज नोन एज ड्रग बिल इन 1937। ड्रग बिल 1940 was passed as a drug act 1940, improved version drug and cosmetic act 1940। यानी कि 1937 के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने विचार किया था, उस चीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी। फिर इसी एक्ट को मॉडिफाई करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 नाम देके उन्होंने किया और उसके अंदर इंपोर्ट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग को भी कंट्रोल किया जाने लगा। और ये जो सारे के सारे रूल्स थे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के वो आए थे 1945 में। इसके अलावा अगर अपन बात करें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, जिसके अंदर काफ़ी सारे कानून बने गए मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए एंड सिस्टम्स को कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम।
काफ़ी सारे एक्ट्स क्रिएट किए गए जिसमें फार्मेसी एक्ट 1948, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 एंड रूल्स 1957, डीपीसी और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1979 एंड चार्ज चेंज इन 1987, देन नार्कोटिक जो ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, ये सारे के सारे धीरे धीरे एक्ट है जो कि एस्टैब्लिश होने शुरू किए ताकि जो भी सिस्टम्स हैं उनको अपन जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है उसके दौरान इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, और इसमें अगर नहीं किया जाए तो क्या पेनल्टीज रहती हैं, कौन कौन से जो तरीके हैं काम करने के इसमें क्या रहेंगे, सारी की सारी चीज़ें मैंशन की जाने लगी। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.